नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम बड़े बड़े कलाकारों की कुछ बात कर लेते हैं और मुख्य रूप से उनकी सनक की बात कर लेते हैं। यूँ माना जाता है कि बहुत सारे कलाकार जो हैं, ऐसा माना जाता है बहुत सारे लोगों में कि कलाकार हैं, उनमें से बहुत सारे कलाकार जो है ना वो सनकी हो सकते हैं। और कुछ तो ये भी कहते हैं अगर कोई कलाकार सनकी नहीं है तो वो तो कलाकार ही नहीं है। अगर वो सनकी होता है तो उसकी कला में एक विशेषता आ जाती है, ऐसा कुछ ज्ञानी लोग बोलते हैं, बताते हैं। तो श्रीमान नसीरुद्दीन शाह साहब जो हैं, उन्होंने उनको क्या है कि लोगों को दरिंदे बोलने का, बताने का, दरिंदे, राक्षस ये देखने बताने का उन्हें कुछ विशेष अनुभव प्राप्त है। वो दृष्टि उसमें है कि वो ढूंढ लेते हैं कि कहाँ राक्षस हैं, कहाँ दरिंदे हैं। तो अब जो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन है बम्बई में, वहाँ उनको एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर को, जिन्होंने इस क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, उनको इनाम देने के लिए बुलाया गया। तो नसीर भाई वहाँ पहुँच गए, इन्होंने इनाम दे दिए, लेकिन साथ में उन्होंने जिन लोगों को इनाम दिए थे, जिस क्षेत्र के लोगों को इनाम दिया गया था, उनको लंबे काम के लिए उनको सराहा गया था, उसी समूह में उन्होंने तुरंत दरिंदे बता दिया। और उन्होंने ये कहा कि जब फिल्म में जो असली मलाई है वो तो एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये दुष्ट जो दरिंदे हैं, ये दरिंदे खा जाते हैं, पूरी मलाई यही खा जाते हैं और बाकी लोगों को कुछ मिलता नहीं है। उन्होंने ये कहा, और ऐसा माना भी जाता है कुछ तबकों में, कुछ क्षेत्रों में, कि इस तरह के जो क्रिएटिव काम होते हैं, सिनेमा की बात करो ना, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है कि इसमें जो स्क्रिप्ट राइटर है, एक्टर है, डायरेक्टर है और फोटोग्राफर है, और उस तरह का पूरा जो तकनीकी है और उसमें जो लोग हैं, असली मेहनत तो बस वही करते हैं, बाकी लोग तो कोई काम करता ही नहीं है। लेकिन इस बात पे जो नसीर साहब ने जो दरिंदे बता दिया, तो उस पे एक युवा एग्जीबिटर हैं अक्षय राठी, उन्होंने उनको उत्तर दिया और उन्होंने ये कहा कि भाई कम समझ और अधूरी समझ जो है ना बहुत ही खतरनाक है। यानी एक तरह से उन्होंने बोल दिया कि नसीर भाई को कुछ समझ नहीं है, कम समझ है और आधी समझ है, तो वो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब फिर उन्होंने कहा कि देखिए एक ऐसा है कि फिल्म एग्जीबिटर को तो अपना जो कॉस्ट है, जो कि रियल एस्टेट की कॉस्ट है, जो कि रेंट है, मेंटेनेंस है, सैलरी है, टैक्सेस हैं और भी इंसिडेंटल है, जो भी खर्चे हैं वो तो उनको रोज करने। उन्होंने जो स्टाफ रखा उनको रोज सैलरी देनी है। उन्होंने जो थिएटर किराए पे ले रखा उनको दीजिए, चाहे फिल्म चले और ना चले। उन्होंने कहा साहब नसीर भाई ध्यान दीजिए कि फिल्में चलती हैं जिनको हमें सफल फिल्में माना जाता है वो तो 10% है, तो 90% फिल्में जब नहीं चलती हैं तब भी हमको सैलरी देनी पड़ती है साहब। तो यानी कि मतलब ये है कि साल के अंदर 10% की तो 10 दिन 360 में, यानी 36 दिन फिल्में चलती है, सही तरह से हाउसफुल चलता है। लेकिन बाकी दिन जो है 303 दिन के आसपास है, तब तो हमें सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। तो वही तो खर्चे हम ले रहे हैं, और कोई लाभ ले रहे हैं तो वाजिब लाभ ले रहे हैं, मेहनत का लाभ ले रहे हैं, रिस्क हम उठा रहे हैं। रिस्क कितनी बड़ी है, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी। तो उन्होंने इस तरह से नसीर साहब को उत्तर दे दिया। तो अब नसीर साहब ने क्या कहा इसका तो पता नहीं चला है, लेकिन ये बात जरूर है कि नसीर भाई उन्होंने कोई फार्म हाउस बना लिया है, और उस फार्म हाउस में बाथरूम के जो दरवाजे हैं, उसके जो हैंडल है, उनको जो पुरानी ट्रॉफियां मिली थी वो ट्रॉफियों से उन्होंने हैंडल बनाए। यानी वो बाथरूम जाते हैं तो वो ट्रॉफी को पकड़ करके दरवाजा खोलते हैं। तो इसके बारे में भी आया है लिखा हुआ। तो ये और फिर उन्होंने कहा ये जो अवार्ड वगैरह ना सब बकवास है, मैं तो उनको बाथरूम के हैंडल की तरह से यूज करता हूँ और मैं लेने भी नहीं गया वगैरह वगैरह। तो ये भी एक देखिए एक विचित्र सनक है, ये अवार्ड भी है और लेना भी है और उसको लेकर बाथरूम का हैंडल बनाना है।
तो देखिए, तो ये कलाकार, ये माना जाता है ना कि कलाकार में कुछ सनक है तो उसमें एक नया रंग आ जाता है, कुछ विशिष्ट प्रतिभा होती है, तभी तो सनक होती है ना, हर आदमी थोड़ी सनक हो सकती है। तो चलिए साहब, तो ये तो बात उन्होंने दरिंदा बताया और उस क्षेत्र के युवा लोग थे, उन्होंने उनको उत्तर दे दिया। लेकिन उन्होंने इस तरह की बातें पहले भी कही हैं। भाई कह सकते हैं बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े जाने माने बड़े विलक्षण अभिनेता हैं, लेकिन दूसरे जो उनके जो सीनियर अभिनेता थे उनकी उन्होंने खूब रगड़ाई की है। उन्होंने दिलीप साहब का जब इंतकाल हुआ, दिलीप साहब नहीं रहे, तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि दिलीप साहब ने फिल्म तो ठीक है काम वाम किया, लेकिन वो कोई समाज के लिए उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब सोशली कॉन्शियस एक्टर, तो सोशली कॉन्शियस सिर्फ कलाकारी क्यों, बहुत सारे लोग सभी होने चाहिए। और सोशली कॉन्शियस होने का, समाज की चिंता करने का उसका मानदंड क्या है, और वो तो हम जानते हैं कि क्या मानदंड है, उसकी तो हम बात आज करेंगे नहीं ना, क्योंकि यहाँ तो हमको एक कलाकार और एक सनकी कलाकार उनकी सनक की बात कर रहे हैं। फिर वो राजेश खन्ना बोल दिया वो मीडियोकर एक्टर है। अब राजेश खन्ना के बारे में बाकी का तो पता नहीं, दो का हमको पता है कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का, कि एक बार जयपुर में एक फिल्म उनकी थी लाल बादशाह, उसकी शूटिंग हुई थी, तो भाई साहब इतनी भीड़ हो गई थी जयपुर के एमआई रोड पे कि बहुत दूर जो है वो पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस के पास के अंदर वाहन खड़ा करना पड़ा और वहां से पैदल चल के इंडियन कॉफी हाउस जो एमआई रोड पे वहां पहुंचना पड़ा। और बिल्कुल भीड़ लगी हुई थी कि यहाँ अमिताभ बच्चन आएंगे, वो पागलपन था लोगों के लिए। तो उन्होंने कह दिया कि ये कोई खास बात नहीं है, तो कह सकते हैं वो भी बड़े एक्टर हैं। फिर उन्होंने राजेश खन्ना को भी उन्होंने मीडियोकर कह दिया था, और राजेश खन्ना साहब का भी जलवा हमने देखा है साहब, सही को बस। अमिताभ बच्चन को तो उस समय वहां पे शूटिंग इतनी भीड़ हो गई कि कलेक्टर एसपी ने मना कर दिया, तो फिर बाद में उनकी शूटिंग वहां हुई नहीं, कहीं और हो गई, तो वो तो देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन राजेश खन्ना की शूटिंग हमने सुखना लेक पे खूब देखी है, दाग फिल्म थी शायद उसकी शूटिंग थी, और उसमें सारे चोपड़ा परिवार और ये सब भी थे। और राजेश खन्ना साहब की नई नई शादी हुई थी डिम्पल के साथ में। तो कुछ ऐसे जो हमारे एक मित्र थे, उनके पिताजी चीफ इंजीनियर थे उसके सुखना लेक के प्रोजेक्ट पे, तो उनके कारण हम वहाँ पे घुस लिए और हमने बहुत ही नज़दीकी से शूटिंग देखी उस मित्र के साथ में। उसने डिम्पल हाथ मिला लिया और फिर उसने कहा कोई हाथ धोऊंगा ही नहीं और लेकिन राजेश खन्ना साहब के लिए जो वहां पे लोगों का पागलपन था, एक कॉलेज में वो गए और उनके साथ में किस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ, किस तरह से लोगों का पागलपन था, तो ये इसके कारण लोग इतने खींचे चले आते थे, उनकी फिल्में देखते थे। उससे फिल्म जगत को कितने लोगों को कितना काम मिला होगा, एग्जीबिटर को मिला होगा, डिस्ट्रीब्यूटर को मिला होगा, ये तो एक पूरी चेन है ना। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं वो ही काम करते हैं, बाकी जो जनता तक पहुंचाते हैं उनका कुछ काम ही नहीं होता भाई। और जैसे उन्होंने बताया कि 10% फिल्में ही चलती हैं जो कुछ रिटर्न देते हैं, बाकी तो हमें 90% तो हमें झेलना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है। तो ये एक एग्जीबिटर ने कहा, तो चलिए एक बात हो गई, दो एक्टर को तो उन्होंने बकवास बता दिया। तो इसी तरह की बातें वो करते रहे हैं। तो इसमें एक उदाहरण ये है कि शिमला में सेब होता है, वहाँ का किसान बड़ी मेहनत करता है, बहुत सारे लोग करते हैं उसके साथ में, लेकिन वो पूरे देश में या कि बम्बई, दिल्ली में, जयपुर में आदमी की टेबल तक पहुंचने में दूसरे लोग भी आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टर आ जाते हैं, स्टॉकिस्ट आ जाते हैं, रिटेलर आ जाते हैं, और दूसरे बड़े ट्रेडर भी आ जाते हैं, होलसेल ट्रेडर आ जाते हैं। तो उन सबकी उनकी रिस्क टेकिंग को, उनके खर्चों को उस तरह से आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। और भाई देखो तो फल का बात है, उसमें तो बहुत सारे दूसरे फल भी आते हैं। तो लेकिन एक है कि भी एक वैल्यू चेन है जो कि मैनेजमेंट की समझ के हिसाब से हम मानते हैं कि एक जगह कोई चीज बनती है, जनता तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग उसमें उनका रोल होता है, उनकी भूमिका होती है। तो लेकिन नशीद साहब को इससे क्या मतलब, उन्होंने तो उनको दरिंदा बता दिया। और दरिंदे बताने में आजकल उनका जो है वो स्पेशलाइजेशन है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली के लुटियन मीडिया के बहुत जाने माने लुटियन मीडिया के पत्रकार श्रीमान करण थापड़ साहब से बातचीत करते हुए उन्होंने हमको बताया
कि मोदी जी ने दरिंदे छोड़ दी। ये भी उन्होंने बताया। और पहले वो कह चुके वो घर में टावर लगता है, तो उन्होंने कहा ही उसको पे तो हमने अलग बातचीत की थी, तो उसको तो नहीं दोहराएंगे। लेकिन आप देखिए कि एक विशेष परिस्थिति में हम दरिंदे ढूंढने का एक्सपर्ट नसीब भाई को मान सकते हैं। और इसी महीने उनका जन्मदिन था, तो 73 साल के हो गए हैं। तो भगवान अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और नए नए फिल्मों में काम करें, नई नई भूमिकाएं काम करें। और मुगल ताजबाज में भी उन्होंने कहा, और मुगलों के बारे में काफ़ी उन्होंने विस्तृत उनकी जानकारी है, उनकी स्पेशल एक अनुसंधान है, रिसर्च है, जिसके आधार पे उन्होंने शायद ये बताया कि मुगलों ने भारत पे आके बहुत बड़ा एहसान किया है। वो बाहर से आए थे टूरिस्ट की तरह से, फिर यहीं बसर गए और उन्होंने यहाँ रह करके कला और संस्कृति, इमारतें वगैरह बना के देश का बड़ा भला किया। तो ये उनकी एक रिसर्च है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो हमने बात की नसीर साहब के दरिंदों की, एग्जीबिटर की, जो एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर के वो समारोह में गए, उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2-3 लोगों को उन्होंने अवार्ड दिया, और उसी समूह को जिसके ये चुनिंदा मेंबर को इनाम दे रहे थे उनको ढोक दिया, उसी समय वहीं पे बोल दिया कि ये दरिंदे हैं, ये सारा का सारा जो माल मलाई खा जाते हैं और बाकी लोगों को भूखा छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने एक और भी सोशली कॉन्शियस बात बताई, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये जो निचले स्तर पे जो बेचारे काम करते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन हैं, जो कि और बाहर उठाते हैं, स्पॉट बॉय वगैरह हैं, उनकी बड़ी सैलरी कम है। तो बिल्कुल इसमें तो नसीर साहब को कुछ आंदोलन करना चाहिए। बाकी जगह वो देश बदल रहे हैं, उसमें भी आंदोलन करने, मतलब स्टेटमेंट देना एक आंदोलन होता, तो उसमें भी वो कर सकते हैं मेरे ख्याल में। लेकिन ये जो कम, जो अगर उनको तनख्वाह मिली जा रही है, तो डिमांड एंड सप्लाई का वो जो बड़ा दुष्ट किस्म का रूल है उसके ऊपर है, तो उसको ठीक करना नहीं। लेकिन कम से कम अपने प्रोड्यूसरों को तो बोलेंगे भाई इनको ठीक ठाक आप दिया करो, और वहाँ की यूनियन वगैरह है तो उसको सपोर्ट करते हैं। तो आज हमने नसीर साहब के दरिंदों की बात की, तो किस तरह से तो इनाम भी देने गए, और जिनको इनाम दिया उन्हें वो दरिंदा बता दिया। तो ये एक सनक की बात है, ये कलाकार की सनक है, जैसा माना जाता है, जैसा हमने बात की कि अगर कलाकार सनकी नहीं है तो वो आधा पौना कलाकार है। जब कलाकार सनकी होता है तो उसमें एक नई आभा आ जाती है, एक नया रंग आ जाता है, वो एक बड़ी विशिष्टता है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि बातचीत नसीर भाई के दरिंदों पे जो हमने की वो आपको पसंद आई होगी। तो हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।